सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? इन दिस प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न हाउ एनिमल रिप्रोड्यूस। हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा, प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इट इज़ ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप टू अ सर्टेन एज दैट ह्यूमन बींग्स एंड मैनी अदर एनिमल कैन रिप्रोड्यूस। एक ऐसा सर्टेन एज आता है जो कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आपको अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है, टाइप करिए और मुझे बताइए क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है। आई होप मैं अपना 100% समझाने की कोशिश करूँगा जो कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। एनिमल कैन रिप्रोड्यूस, वाई कैन ह्यूमंस रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज। अच्छा, हमें अब ये जानना है, ये पूछा है क्वेश्चन एक तरीके से पूछा है कि क्यों ऐसा है कि जो ह्यूमंस होते हैं, जो मानव होते हैं, वो एक सर्टेन एज में ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसा क्यों? सो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। In this chapter, you will learn about changes that take place in the human's body after which a person becomes capable of reproduction। क्या बोल रहा है कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि जो ह्यूमंस बॉडी है वो कैसे रिप्रोडक्शन के लिए कैसे कैपेबल हो जाती है, एक पर्सन से कैसे बन जाता है रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम लोग। देखो चैप्टर 6 में हमने क्या पढ़ा? यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हियर वी शैल डिस्कस द रोल ऑफ हॉर्मोन्स प्ले इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस दैट मेक्स चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट। हमने डिस्कस किया कि हॉर्मोन्स का क्या रोल होता है और ये कैसे लाते हैं, ठीक है, लाते हैं, और ये चाइल्ड कैसे ग्रो होते हैं एडल्ट में, ठीक है, चाइल्ड से एडल्ट तक कैसे ग्रो होते हैं, ठीक है। इन सब बातों में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखो ये बहुत प्यारा चीज़ है, एक दो शब्द हैं, एडोलेसेंस एंड पोवर्टी। बूझो वॉज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे आफ्टर हिज फ्रेंड लेफ्ट। अच्छा, क्या होता है कि जो बूझो रहता है वो अपना 12th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है, इसके बाद उसके फ्रेंड के बाद। बूझो एंड पहेली बिगैन चैटिंग विथ देयर पेरेंट्स। बूझो एंड पहेली जो थे वो क्या करते थे, वो क्या कर रहे थे, चैटिंग कर रहे थे अपने पेरेंट्स से। पहेली स्टडीज इन ऑल गर्ल्स स्कूल एंड शी स्टार्टेड लाफिंग। अच्छा, शी रिमार्क्ड दैट मैनी ऑफ, सुन रहे हो ना ध्यान से, मैनी ऑफ बूझो स्कूल friend and whom she met after a year had a suddenly shot up in height। अच्छा, shoot up in height। अच्छा, क्या होता है कि जो बूझो इसकी जो स्कूल रहता है, वहाँ के जो फ्रेंड रहते हैं वो क्या होते हैं, वो कुछ साल मतलब 1 साल बाद क्या होते हैं, वो मिलते हैं उससे, किससे, पहेली से, और सडनली एक ग्रोथ मिलता है हाइट में, ठीक है, शूट अप इन हाइट। Some of them were looking very funny with a hairy line about their lips। अच्छा, क्या होता है कि वहाँ पर उनका जो फेस रहता है वो एक फ़नी सा फेस रहता है, लुकिंग देखने में बहुत ही फ़नी रहते हैं, और उनका एक हेयरी लाइन आता है एबव द लिप। लिप के ऊपर क्या आता है, हेयरी लाइन आता है, उसे हम मुस्टॉच भी कहते हैं, मुस्टॉच, ठीक है, जिसे कहते हैं मोछा, ठीक है, मुस्टॉच, उसे मुस्टॉच कहा जाता है, ठीक है। सो इस बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लिप के ऊपर ये वाला पार्ट, ठीक है, इसमें क्या रहता है, हेयरी लाइन आता है। तो हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉय हैड ग्रोन अप। उनकी जो मदर रहती हैं उसकी, तो वो क्या एक्सप्लेन करती हैं कि ये जो बॉयज़ है इसका ग्रोन अप है, मतलब ग्रोन अप का साल है, तो ये ग्रो कर रहा है, दैट्स इट, ठीक है। ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम डे 1 इज बॉर्न। अच्छा, बिगिंस मतलब होता है शुरुआत, जो ग्रोथ होती है वो शुरुआत हो जाती है ना, एक दिन से, मतलब डे 1 से इज बॉर्न, जब से पैदा हुआ है। बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 12 और 10 और 11, जब वो कितनी एज क्रॉस करता है, 10 और 11 जब क्रॉस करता है, तो दे आर सडन स्पीड इन ग्रोथ विच बिकम नोटिसेबल। अच्छा, फिर उसके बाद एक सडन सा चेंज आता है जो कि नोटिस करने लायक रहता है।
द चेंज टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। यही जो चेंज है वही क्या करता है, ग्रोइंग अप का समय रहता है। दे इंडिकेट दैट यू आर what you are, they indicate that you are no longer a child but are on the way become an adult। अब तुम ज़्यादा दिन तक चाइल्ड नहीं रहोगे, अब तुम एक एडल्ट की कैटेगरी में लाई करोगे, ठीक है। आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाय चेंजेस इन द बॉडी विल लास्ट। अच्छा, इसमें ये बोल रहा है इसमें ये बोल रहा है कि वो वंडर है किस बारे में, कि यार ये कैसे लंबे पीरियड तक ये मार्क्ड रहता है, चेंजेस रहते हैं हमारे बॉडी में, है ना, ये सब। इट इज़ अ स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ, बिल्कुल सही है, ये बहुत ही अलग सा लाइफ का पीरियड रहता है। वेन यू आर नाइदर अ चाइल्ड नॉर एन एडल्ट, जब तुम न तो चाइल्ड कहलाते हो और ना तुम एडल्ट कहलाते हो, ठीक है। आई वंडर वेदर दिस पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड हैड अ स्पेशल नेम। मैं चिंतित हूँ कि मैं चिंतित हूँ कि हम चाइल्डहुड के और एडल्टहुड के बीच में हैं या कुछ अलग नाम है, इस सब बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ग्रोइंग अप इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। देखो यार, हमारे हाथ में तो है नहीं, ये ग्रोइंग अप जो है ना, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये सबके जीवन में होता है, ठीक है। जब हम चाइल्ड से टीनेजर में आते हैं तो ये सबके जीवन में होता है, कोई अलग बात नहीं है, ठीक है। The period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence। अच्छा, मैं दो वर्ड आपको डिस्कस करवा रहा था, एडोलेसेंस एंड पुबर्टी, ठीक है। दो वर्ड कौन कौन से थे, एडोलेसेंस एंड पुबर्टी। तो जो दो वर्ड थे एडोलेसेंस एंड पुबर्टी, ठीक है, जो दो वर्ड थे एडोलेसेंस एंड पुबर्टी। एडोलेसेंस की आप बात कर रहा है, अब बात कर रहा है एडोलेसेंस होता क्या है। ये क्या होता है, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोस चेंजेस। अच्छा, क्या लिखा है, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोस चेंजेस। एक ऐसा लाइफ का पीरियड रहता है जहाँ बॉडी जो होती है ना वो चेंज होती है, एंड लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। एंड कैसा चेंज आता है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, और हम इसी को कहते हैं एडोलेसेंस, ठीक है। हम इसी को क्या कहते हैं, एडोलेसेंस। Adolescence begins around the age of 11 and lasts up to 18 और 19 years of age। Adolescence कब से स्टार्ट होता है, शुरुआत कब से होती है, 11 साल या 12 साल से, और अंत कब तक होता है, अंत 18 से 19 साल तक हो जाता है, ठीक है। हम एडोलेसेंस कैटेगरी कब से कब तक मानते हैं, 11 साल से 19 साल तक, ठीक है। अब देखो, सिंस दिस पीरियड कवर द टीन, और यही पीरियड टीन्स को कवर करता है, तो हम इसी को एक नाम देते हैं टीनेजर्स। तो लिखा है एडोलेसेंट आर ऑल्सो कॉल्ड एज टीनेजर्स। बट अगर हम गर्ल्स की बात करें, इन गर्ल्स, तो एडोलेसेंस में बिगिंस अ ईयर और टू अर्लियर देन इन बॉयज़। अच्छा, जो गर्ल्स होती हैं वो एडोलेसेंस में बिगिंस, अच्छा, जो गर्ल्स होती हैं, जो एडोलेसेंस की उनकी शुरुआत होती है वो 2 साल पहले होती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। बॉयज़ के मुकाबले उनकी जो ग्रोथ होती है या उनकी जो एडोलेसेंस पीरियड रहता है वो 2 साल पहले ही स्टार्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब देखो, अब एनसीईआरटी लिख दी है एक जनरली चीज़ें, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यार यही हर पर्सन में होगा, हर पर्सन का अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो ये सब जनरली की बातें कर, जनरल चीज़ों की बातें कर रहा है, ठीक है। एक स्पेसिफिक पर्सन का नेम लेकर नहीं बता रहा है, ये पर्सन से पर्सन वेरी करती है। देखो, देखे होगे किसी को बियर्ड या मुस्टॉच थोड़ी देर में आता है, या किसी को मुस्टॉच या बियर्ड बहुत जल्दी आ जाता है, तो ये सब पर्सन से पर्सन वेरी करती है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि यार सबको एक समय पर बियर्ड आनी चाहिए, ऐसा कुछ बात है नहीं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर और नॉट, ठीक है। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज several changes ड्यूरिंग एडोलेसेंस, these changes mark the onset of puberty। अच्छा, जो ह्यूमन बॉडी रहती है उसमें several चेंजेस आते हैं, कब आते हैं, किसके दौरान आते हैं, दौरान एडोलेसेंस के दौरान ह्यूमन बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस मिलते हैं, और इन्हीं चेंजेस का जो साइन रहता है, मार्क रहता है, वही कहते हैं हम पुबर्टी की शुरुआत, ऑनसेट ऑफ द पुबर्टी। तो दो शब्द हमने पकड़ लिया, एडोलेसेंस एंड पुबर्टी। थोड़ी सी रिवाइज कर लें।
ठीक है, हमने दो चीज़ पढ़ा, क्या पढ़ा? एडोलेसेंस एंड पुबर्टी। ठीक है, एडोलेसेंस एंड पुबर्टी। एडोलेसेंस क्या होती है? एक ऐसा पीरियड, लाइफ का पीरियड होता है जहाँ पर हमारी जो बॉडी होती है वो चेंजेस होती है। कैसा चेंजेस? रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है। लेकिन प्यूबर्टी क्या होता है? पुबर्टी क्या होता है? एक हमारी ह्यूमन बॉडी में ऐसा चेंजेस होता है, किसके दौरान? एडोलेसेंस के दौरान ऐसा चेंजेस होता है, जो कि हमें एक मार्क, एक साइन मिलता है कि यार ये चेंजेस हो रहा है, तो हम इसी को कहते हैं पुबर्टी। पुबर्टी की शुरुआत होना, ऑनसेट ऑफ द पुबर्टी। सो आई होप दिस इज डन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस विच मार्क पुबर्टी इन दैट बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे बड़ा जो चेंजेस, सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस, महत्वपूर्ण चेंजेस गर्ल्स दोनों में, ठीक है, वो क्या होता है? जब हम रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं, जब हम रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो पुबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलेसेंस रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। जब हमारे अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है, जब एडोलेसेंस पहुंच जाता है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के पास, तो पुबर्टी एंड हो जाती है। ठीक है, अब ये डिस्कस करते हैं। Bujo and Paheli realized then sudden increase in height and hairy lines above the lips। अब देखो, जो पहेली एंड बूझो है वो रियलाइज़ करते हैं कि यार बहुत ही सडन, बहुत ही जल्दी हमारी हाइट बढ़ रही है, एंड जो लिप का जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें हेयरी लाइंस दिख रहे हैं। किसके अंदर? लड़कों के अंदर। इसके अंदर? इन बॉयज वर साइन ऑफ द एडोलेसेंस। यही साइन होता है एडोलेसेंस का। दे वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट अदर चेंजेस ऑफ पुबर्टी। इनको अब जानने की इच्छा है, ये जानना चाहते हैं कि यार और अदर चेंजेस कौन से होते हैं पुबर्टी में। ठीक है, तो देखो अब हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक, चेंजेस एट पुबर्टी। ऐसा क्या होता है चेंजेस पुबर्टी में जो कि हम पढ़ने वाले हैं? सबसे पहला, इंक्रीज इन हाइट। हाइट में, हाइट क्या होती है? बढ़ती है। The most conspicuous changes during puberty is a sudden increase in height। जो सबसे मेजर चेंजेस मिलता है पुबर्टी के दौरान, वो सडन इंक्रीज इन हाइट, मतलब हाइट में बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ती है हमारी हाइट। ठीक है, एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स, दैट इज द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग इलोंगेटेड एंड मेक अ पर्सन टॉल। अब देखो, जो हमारी बोन्स रहती है, जो हड्डियाँ रहती है, वो बड़ी होने लगती हैं, लेग की भी, आर्म्स की भी। इसलिए हम लोग एक पर्सन जो रहता है वो टॉल हो जाता है, मतलब लंबा हो जाता है। ये एक्टिविटी इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये याद करने लायक है। सो इसे आप याद करिएगा, इस चीज़ को। अब देखो, मैं याद नहीं कराने वाला हूँ, इसमें ये लिखा हुआ है कि हर लड़के इतने इतने साल में है। 8 साल का जो भी लड़का है वो बॉयज़ में उसकी फुल हाइट कितनी होगी? 72%। गर्ल्स में अगर जो 8 साल की जो एक लड़की है उसकी कितने परसेंट हाइट होगी? फुल हाइट 77% है। तो ये सब आपको याद करना है। लेकिन सबसे बड़ा एक फॉर्मूला आता है जो कि आपको मैं दिखाता हूँ, ये सॉरी, ये बहुत बड़ा फार्मूला है, कैलकुलेशन ऑफ फुल हाइट। अगर हमें किसी भी आदमी की या किसी भी गर्ल्स की या किसी की भी बॉयज़ की अगर हमें फुल हाइट निकालनी है, अगर हमें क्या करना है? फुल हाइट निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले उसकी प्रेजेंट हाइट लेनी पड़ेगी, उसको हम डिवाइड करना पड़ेगा किससे? फुल हाइट ऑफ दिस एज, जो जिस एज में है उसका फुल हाइट का परसेंटेज रखना पड़ेगा, और हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि उसकी फुल हाइट कितनी है। तो एक एग्जांपल दे रखा है कि 9 ईयर ओल्ड एक लड़का है और उसकी 120 सेंटीमीटर टॉल है। तो बताओ, 9 ईयर का लड़का, यहाँ पर आपको इसलिए बोल रहा हूँ याद कर लेना, तो 9 ईयर के लड़के में क्या है? 75% होगा। ठीक है, तो 75 रख देना है, तो 120/75 इंटू 100, तो आंसर इज 160 सेंटीमीटर टॉल है। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए होंगे, ठीक है। देखो, ये ग्राफ भी है, यहाँ से हम पढ़ते हैं। ठीक है, इनिशियली गर्ल ग्रो फास्टर देन बॉयज।
जो गर्ल्स होती है ना वो ग्रो जल्दी करती हैं एज कम्पेयर टू बॉयज़, ठीक है। ऐसा क्यों है? ऐसा मैं नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि सब भगवान की कृपा है, मतलब नेचुरली होता है, ये मैं कुछ कर नहीं सकता, मतलब कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ये सब नेचुरली होता है, ठीक है। इसमें जैसे मैं बोल दूं कि किसी की जैसे किसी की हाइट जल्दी बढ़ जाती है, किसी की देर में बढ़ती है, किसी की मुस्टॉच और बियर्ड जल्दी आ जाती है, किसी की देर में आती है, तो ये सब किसी का रोल नहीं रहता, ये सब नेचुरली होता है। किसी की देर आती है, किसी की जल्दी आ जाती है, तो ये सब रोल किसी का नहीं रहता है, ये सब नेचुरली होता है, ठीक है। तो गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज, ऐसा देखा गया है कि जो गर्ल्स होती है वो जल्दी ग्रो करती है एज कम्पेयर टू बॉयज। बट बाय अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट, लेकिन जब 18 साल आते आते दोनों की जो हाइट होती है वो मैक्सिमम पहुंच जाती है, ठीक है। अब बहुत ही कम देखा गया है जो भी 18 साल का है अब उसके बाद उसकी हाइट नहीं बढ़ती है, या तो ना के बराबर बढ़ती है, अगर बढ़ती भी है तो ना के बराबर बढ़ती है, ठीक है। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल, बिल्कुल सही है। जो हाइट देखो, अब इस पृथ्वी में बहुत लोग हैं तो क्या सबकी हाइट सेम है? ऐसा नहीं है, सबकी अलग अलग हाइट है। हमारे फैमिली मेम्बर में भी सबकी हाइट सेम नहीं रहती है, जबकि वो हमारे फैमिली मेम्बर है। जब उनकी अलग है तो हम लोग ऐसे क्यों कंसिडर करके चलें कि सब पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उनकी हाइट सेम होगी? ऐसा नहीं है। तो यही लिखा हुआ है, जो रेट ऑफ ग्रोथ है हाइट में वो वेरी करती रहती है डिफरेंट इंडिविजुअल्स, अपनी अलग अलग, ठीक है। Some may grow suddenly at puberty and then slow down, while other may grow gradually. Gradually मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है। तो कुछ लोग क्या होता है जल्दी ग्रो कर लेते हैं पुबर्टी में, ठीक है, और बाद में स्लो हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ग्रेजुअली क्या करते हैं, ग्रो होते हैं, ठीक है, बहुत ही धीरे धीरे। और कुछ लोग बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं, बाद में बहुत ही रुक टाइप से आते हैं ना, कहते हैं ना इसकी हाइट बहुत जल्दी बढ़ गई फिर बाद में रुक गया, ऐसा होता है, ठीक है। आई एम वरीड आई एम वरीड थ्रू आई हैव बिकम टॉलर, मैं चिंतित हूँ कि जब मैं क्या हो गई, मैं बड़ी बन गई, मैं लंबी हो गई। माई फेस लुक्स मच स्मॉलर कंपेयर टू माई बॉडी, मेरा जो फेस लुक है वो बहुत ही छोटा हो गया है एज कंपेयर टू बॉडी। देयर इज नो नीड फॉर पहेली टू वरी, अब देखो पहेली को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ऑल पार्ट ऑफ बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट, सभी जो हमारे बॉडी के जो सभी पार्ट है वो एक ही टाइम पे ग्रो नहीं होता है, मतलब सही कह रहा हूँ मैं, ये लिखा हुआ है ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट, सभी बराबर ग्रो नहीं होते हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है। Sometimes the arms and leg or hand and feet of adolescent look oversized and out of the proportion with the body, बिल्कुल सही है कि किसी किसी का आर्म्स और लेग क्या होते हैं और जो हैंड होते हैं एंड जो फीट होता है वो सबका ओवर साइज हो जाता है, बिल्कुल सही है। किसी का देखोगे पैर लंबा है हाथ छोटा है, तो ऐसा बहुत लोग देखो देखने को मिलता है। बट soon the other part catch up and result in proportionate body. You must have noticed that height of an individual is more or less similar to that of family members. बिल्कुल सही, मैं बात किया हूँ ना कि फैमिली मेंबर का ही सेम नहीं रहता है, तो हम दूसरों को क्या एक्सपेक्ट करें, ठीक है। दिस इज बिकॉज हाइट डिपेंड ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, ये रीजन ये है कि जो हाइट होता है ना वो किस में डिपेंड करता है, पेरेंट्स के इनहेरिटेड में, जीन्स में, जीन से आता है, ठीक है। जैसे बहुत लोगों को देखने को मिलता है कि उनके पापा की ये बराबर ही है उनका लड़का, तो ऐसे बहुत देखने को मिलता है जो उनकी जीन्स है, सर ठीक है, जीन्स उनके पेरेंट्स से है, वही उनकी हाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। It is, however, very important to eat the right kind of food during these growing years. जो हमारे बढ़ता समय होता है जैसे टीनेजर्स और 13 से 19 ईयर्स के बीच में, ये हमें अच्छा अच्छा खाना खाना चाहिए, हमें सही तरीके का खाना खाना चाहिए, राइट काइंड ऑफ फूड टू ईट, ये बिल्कुल सही कह रहा है, ताकि हमारी जो ग्रोथ हो ना वो बहुत ही बढ़िया हो। दिस हेल्प द बोन मसल्स एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी गेट एडिक्वेट नरिशमेंट फॉर ग्रोथ, मतलब एडिक्वेट मतलब होता है सफिशिएंट, मतलब पर्याप्त, ठीक है।
तो ये क्या हेल्प करता है, जब हम अच्छा फूड खाएंगे, अच्छे तरीके का खाना खाएंगे, आजकल तो मोमोज मैगी सब खा रहे हैं ना, तो वो नहीं खाना चाहिए, मतलब खाना चाहिए लेकिन कभी कभार खाना चाहिए। यहाँ पर तो रूटीन बना लिए हैं कि सुबह शाम दोपहर, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर अगर हम अच्छे तरीके का खाना खाएंगे तो किस में हेल्प मिलता है, हमारे बोन्स, मसल्स और हमारे अदर भी बॉडी के पार्ट्स में हेल्प मिलता है। हमें सफिशिएंट नरिशमेंट होता है हम ग्रोथ में, ठीक है। एडिक्वेट मतलब होता है सफिशिएंट, पर्याप्त। पर्याप्त, ठीक है। You will find nutritional growth, nutritional needs of adolescent discussed later in the lesson, ठीक है। अब हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, चेंज इन बॉडी शेप। अब हमारे बॉडी में कैसा मतलब बॉडी में जो शेप होते हैं कैसे चेंज होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। हैव यू नोटिस दैट बॉयज इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर एंड वाइडर चेस्ट देन बॉयज इन जूनियर क्लास, ठीक है। आपने देखा होगा अपनी क्लास में जो बॉयज़ हैं, जो मतलब टीनेजर्स में हैं, उनका जो शोल्डर पार्ट है और जो चेस्ट पार्ट है वो बहुत ही चौड़ा होता जाता है, मतलब वाइडर होता जाता है, ब्रॉडर होता जाता है, चौड़ा होता जाता है, ठीक है। एज कम्पेयर टू जूनियर क्लास में है, जो भी एडोलेसेंस में नहीं है, ठीक है, टीनेजर में नहीं है। तो ये भी बॉडी के जो शेप होता है उसमें चेंज आता है। जो हमारा शोल्डर होता है उसमें भी थोड़ी चौड़ा होता है, जो हमारा चेस्ट होता है वो भी चौड़ा होता है, ठीक है। और हमारे टीनेजर में मसल भी बढ़ते हैं, बोन्स भी अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं, तो ये सब आपको ध्यान देना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना, अच्छा खाना खाओ, अच्छे तरीके का खाना खाओ, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बिकॉज दे हैव इंटर्ड द एज ऑफ पुबर्टी व्हेन शोल्डर जनरली ब्रॉडन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। क्योंकि देखा गया है जब हम इंटर करते हैं पुबर्टी एज में, तो हमारे जो शोल्डर रहते हैं वो जनरली चौड़े होते हैं, ब्रॉड होते हैं, है ना। और इन गर्ल्स की बात करें तो द रीज़न ऑफ बिलो वेस्ट बिकम वाइडर। गर्ल्स की अगर हम बात करें तो वेस्ट के जो नीचे वाला पोर्शन है उनका वो चौड़ा होता, वाइडर होता है, ठीक है। इन बॉयज द मसल ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स। जो बॉडी का जो बॉय हैं उनका जो मसल्स होता है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है, बहुत ही अच्छा मजबूत होता है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। थर्स चेंजेस अकरिंग इन एडोलेसेंस बॉयज एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि बॉयज़ एंड गर्ल्स में डिफरेंट होते हैं चेंजेस, ठीक है। जैसे वॉइस चेंजेस। वॉइस चेंज, जो बॉयज़ का जो वॉइस होता है वो क्या होता है, जो बॉयज़ का वॉइस होता है वो बहुत ही थिक हो जाता है, और जो गर्ल्स का वॉइस होता है वो बहुत ही थिन हो जाता है, पतली आवाज़ हो जाती है, ठीक है। डू यू डू यू नोटिस दैट सम टाइम द वॉइस सम ऑफ द बॉयज इन योर क्लास क्रैक्स। अच्छा, जब भी पुबर्टी की शुरुआत होती है, ठीक है, जब वो ग्रोइंग की शुरुआत होती है, तो उसकी जो आवाज़ होती है बॉयज़ की, उनकी जो बॉयज़ की जो आवाज़ होती है ना वो फटने लगती है ना। जो आवाज़ होती है वो क्या होती है, फटने लगती है। तो जो यहाँ पर वॉइस बॉक्स होता है, हम उस वॉइस बॉक्स कहते हैं लियरनिक्स, ठीक है। हम उस वॉइस बॉक्स क्या कहते हैं, लैरिंग्स, सॉरी लैरिंग्स कहते हैं। एट पुबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स बिगिंस टू ग्रो, बॉयज डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस। अच्छा, जो बॉयज़ होते हैं उनका जो वॉइस बॉक्स होता है ना वो बहुत ही लार्जर होता है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज कैन बी सीन बाय प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एडम्स एप्पल। और जो हमारा लैरिंग्स होता है, जो वॉइस बॉक्स होता है, अगर वो बहुत ही बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है, तो हम उसे कहते हैं एडम्स एप्पल कहते हैं। लेकिन जो हम गर्ल्स की बात करें, इन गर्ल्स द लैरिंग्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट स्मॉल साइज। जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच्ड वॉइस। अच्छा, जो गर्ल्स होती हैं उनमें जो लैरिंग्स होता है, मतलब जो वॉइस बॉक्स होता है, वो बहुत ही मुश्किल से ही विजिबल होता है, क्योंकि उनका जो लैरिंग्स होता है या तो वॉइस बॉक्स होता है बहुत ही छोटा होता है, स्मॉल साइज का होता है। और गर्ल्स की जो पिच रहती है, पिच बोलने की जो पिच रहती है वो बहुत ही हाई रहती है। वेरीज बॉयज हैव अ डीप वॉइस, जो बहुत ही गहरी वॉइस रहती है बॉयज़ की, ठीक है। In adolescent boys, sometimes the muscles of the growing voice box go out of control and the voice becomes hoarse.
मतलब जब हमारा जो मसल्स होती है, जो वॉइस बॉक्स जब ग्रो होता है, तो उसकी जो मसल्स होती हैं बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं कभी कभी। तो क्या होता है, जो उसकी जो आवाज़ होती है बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा हॉर्स हो जाती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लाउड हो जाती है ना, बहुत ही अजीब हो जाती है, मतलब गुर्राना टाइप से हो जाता है ना। दिस स्टेट में रिमेन्स अ फ्यू डेज और वीक्स आफ्टर द वॉइस बॉक्स बिकम नॉर्मल। अब देखो ये पिक्चर बनी हुई है। अब देखो ये हमारा जो ये है ना, इस यहीं पर होता है एडम्स एप्पल। ठीक है, क्या होता है, एडम्स एडम्स एप्पल होता है। ठीक है, इस बात को समझिए, ये लिखा हुआ है एडम्स एप्पल इन अ ग्रोइंग अप बॉय। जब जो बॉय जो लड़के होते हैं जब वो ग्रो कर रहे होते हैं तो उनके ऐसा ही दिखता है एडम्स एप्पल। कैसा दिखता है, ऐसा। सो मैनी ऑफ माई क्लासमेट हैव अ हॉर्स वॉइस, नाउ आई नो वाई। अच्छा, अब वो कह रहा है कि अब जो मेरे क्लासमेट्स हैं उनके बहुत सारे लोगों की बहुत ही हॉर्स वॉइस है, तो अब मैं जान गई हूँ क्यों। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ लिया है, शायद आप लोग ने भी जान लिया होगा, शायद आप लोग ने भी जान लिया होगा ना कि क्यों ऐसा होता है। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सिबेशियस ग्लैंड। अच्छा, जब स्वेट ग्लैंड और सिबेशियस ग्लैंड जब बढ़ जाती हैं, थोड़ी सुनिएगा फिर मैं आपको लाइन बाय लाइन डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो क्या होता है, जब स्वेट ग्लैंड और जब सिबेशियस ग्लैंड बढ़ने लगती है ड्यूरिंग पुबर्टी, जब सिक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड सिबेशियस ग्लैंड, पुबर्टी के दौरान जब स्वेट ग्लैंड और सिबेशियस ग्लैंड सिक्रीट होती है। सिबेशियस ग्लैंड कहते हैं ऑयल ग्लैंड। ठीक है, जब हमारी पीपल रहते हैं, मैनी यंग पीपल गेट एक्ने एंड पिंपल, तो उनके कई सारे एक्ने आते हैं और पिंपल आने होने लगते हैं ऑन द फेस एट दिस टाइम। सुनो बात ध्यान से, पुबर्टी के दौरान स्वेट ग्लैंड और सिबेशियस ग्लैंड, या हम कह सकते हैं ऑयल ग्लैंड, इनकी वजह से जब वो सेक्रेट होते हैं, इन्हीं की वजह से एक्ने और पिंपल कई सारे आ जाते हैं। कहाँ पर, फेस में आते हैं। ठीक है, एट दिस टाइम बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ दिस ग्लैंड्स इन द स्किन, क्योंकि इस स्किन में क्या होता है, जो ग्लैंड्स इंक्रीज होते हैं, मतलब बढ़ने लगते हैं, इस वजह से होता है। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। सो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। ठीक है, कि कैसे सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे पढ़ने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, तो पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। एक मिनट, लुक अप फिगर 6.1, इसको हटाओ। ठीक है, एट पुबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन लाइक टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कम्प्लीटली। हम अगर पुबर्टी की बात करें तो जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, अगर हम पुबर्टी की बात करें, जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या कौन कौन सा होता है, टेस्टिस और पेनिस होता है। ठीक है, जो कि डेवलप हो जाता है कम्प्लीटली, पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है। ठीक है, द टेस्टिस ऑल्सो बिगिन्स टू प्रोड्यूस स्पर्म। अब जो टेस्टिस होता है वो भी क्या करता है, शुरुआत कर देता है स्पर्म प्रोड्यूस करने की एट पुबर्टी। इन गर्ल्स की बात करें तो द ओवरीज इनलार्ज एंड एग बिगिन्स टू मैच्योर। जो ओवरी रहती है वो क्या होती है, बड़ी होती जाती है, इनलार्ज होती है, और जो एग होता है वो मैच्योर होने की शुरुआत में रहता है। ठीक है, ऑल्सो ओवरी स्टार्टेड रिलीजिंग मैच्योर एग। अब जो ओवरी होती है ना वो क्या करती हैं, रिलीज करना स्टार्ट कर देती हैं, क्या, मैच्योर एग स्टार्ट करती हैं रिलीज करना। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो द रीचिंग मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल इमोशनल मैच्योरिटी। अब देखो हम बाहरी चीज़ों से पढ़ लिए, कैसे बॉडी में परिवर्तन आता है, कैसे हमारे वॉइस में चेंज आता है, कैसे हमारे मुस्टॉच एंड बियर्ड में चेंज आता है, हेयर आते हैं, एबव द लिप क्या होता है, हेयरी लेवल होता है। तो ये सब हमने देख लिया बॉडी के बाहरी पार्ट में। अब हमारे अंदर जो इमोशन होता है, जो थिंकिंग होती है, जो इंटेलेक्चुअल होता है, ठीक है, जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, इनके बारे में अब हम बात करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर हम एडोलेसेंस पीरियड की बात करें तो जो इमोशन होता है ना वो गर्ल्स के अंदर बहुत ही जल्दी हो जाता है। जैसे मान लो थिंकिंग होती है वो बहुत ही अलग होती है। ठीक है, दोनों में
सो हम बात करते हैं, एडोलेसेंस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ चेंजेस इन पर्सनस वे ऑफ थिंकिंग। एडोलेसेंस एक और चेंज करता है, क्या करता है, एक और चेंज करता है किसमें, थिंकिंग में। एडोलेसेंट आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर। देखो, अब देखो जैसे आप 10 या 12 साल के रहे होंगे, सो उसमें क्या रहता है ना, आप जब भी बाहर निकलते होंगे तो आप देखते होंगे अगल बगल कि यार मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं, ठीक है, आप अपने पेरेंट्स को ढूंढते होंगे, फिर आप बाहर जाते होंगे, ठीक है। और अगर आप नोटिस करिए कि जब आप 16 या 17 या 18 के होते हैं तो आप अकेले आना पसंद करते हैं, ठीक है। जैसे माँ बाप बोलते भी है ना कि यार बेटा हम भी चलते हैं, नहीं नहीं अब आप मत चलिए, मैं चला जाऊंगा और मैं लेके आ जाऊंगा सामान, ठीक है। तो ऐसा होता है क्योंकि वहाँ पर इंडिपेंडेंट महसूस होता है जबकि कुछ ऐसा बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ऐसा इंडिपेंडेंट महसूस होता है जब हम एडोलेसेंस एज में होते हैं। तो ये सब बातें होती हैं, आपने भी नोटिस किया होगा, मैंने ये बस थोड़ी एनसीईआरटी बता रही तभी आप नोटिस करेंगे क्या, उसके पहले भी आप नोटिस किए होंगे। आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस भी होती है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस एंड इट टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। In fact, it is often the time one's life when the brain has the greatest capacity of learning for learning। अब देखो आपके जो बड़े भाई या बहन होंगे तो उसमें क्या होता है, जो वो क्वेश्चन आंसर याद करते होंगे तो बहुत ही बड़े बड़े याद करते होंगे। तो आप सोचते होंगे यार इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे याद हो जाते हैं, मतलब इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें वो कैसे याद कर लेते हैं। तो उनका जब वो एज उनकी जब बढ़ती है तो उनका वैसे ही वैसे ब्रेन की कैपेसिटी लर्निंग की बढ़ती है। तो आप टेंशन न लीजिए, जब आप उस एज में आएंगे तो आपकी भी ब्रेन की जो कैपेसिटी होगी लर्निंग की वो आपकी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो नेचुरली हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले एडोलेसेंस में क्या होता है, हमारी जो ब्रेन की कैपेसिटी होती है याद करने की या तो कुछ चीज़ मेमोरी भी बात कर सकते हैं, तो वो स्ट्रांग होती है, ठीक है। समटाइम्स हाउएवर एन एडोलेसेंस में फील्स इनसिक्योर वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट द चेंज ऑफ द बॉडी एंड माइंड। जब हमारे बॉडी में या माइंड में चेंजेस होते हैं एडोलेसेंस के टाइम पे, ड्यूरिंग एडोलेसेंस, तो हम इनसिक्योर फील करते हैं, ठीक है। बट द एडोलेसेंस लर्नर यू शुड नो दैट देयर इज़ नो रीज़न टू फील इनसिक्योर। ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि हम इनसिक्योर फील करें, बट करते हैं, ठीक है। दीज चेंजेस आर नेचुरल पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप। ये क्या जो चेंजेस होते हैं ना, मैं बोलता हूँ, हमेशा से बोल रहा हूँ कि ये नेचुरल पार्ट होते हैं, किसी के हाथ में नहीं रहता है, ठीक है। अब जैसे किसी की हाइट नहीं बढ़ रही है तो आप ये जाके थोड़ी कह सकते हैं यार तुम हाइट नहीं बढ़ाओ यार, बढ़ क्यों नहीं रही है, ये हमारे हाथ में नहीं, ये सब नेचुरली होता है, ठीक है। अब हम एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे जो कि पेपर में ऐसा पूछे जाते थे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यू हैव लर्न इन चैप्टर 6 दैट टेस्टिस एंड ओवरीज आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हमने पढ़ा है चैप्टर 6 में जो टेस्टिस और ओवरी रहते हैं वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। दे प्रोड्यूस गैमेट, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। एंड दैट इज स्पर्म एंड ओवा। वो कौन सा गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म कौन करता है, टेस्टिस प्रोड्यूस करता है, और ओवा कौन करता है, ओवरीज प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो जो ब्रीस्ट होता है ना उनका, वो क्या होता है, डेवलप होता है एट पुबर्टी। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो उनकी जो ब्रीस्ट होता है वो डेवलप होता है एट पुबर्टी, ठीक है। एंड बॉयज, 1 मिनट, एंड जो बॉयज होते हैं ना वो उनकी क्या शुरुआत होती है, फेशियल हेयर आने लगते हैं, जो मुस्टॉच एंड बियर्ड में थोड़ी थोड़ी हेयर आने लगते हैं। एंड दैट इज मुस्टॉच एंड बियर्ड, ठीक है। एट दीज फीचर हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल। यही फीचर क्या करते हैं, अलग करते हैं मेल और फीमेल। दैट आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये सब क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब आपसे पूछे पेपर में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है, तो आप बोलिएगा जब वुमेन्स में जो ब्रीस्ट होता है वो जब डेवलप होता है पुबर्टी में, एंड जो बॉयज होते हैं उनमें जब फेशियल हेयर की ग्रोथ होती है, तो ये सब होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। बॉयज ऑल्सो डेवलप हेयर एंड देयर चेस्ट ऑन देयर चेस्ट। अच्छा, जो छाती में, चेस्ट में, अगर हिंदी में है छाती, तो अगर चेस्ट में उनके बाल भी आने लगते हैं, हेयर भी आने लगते हैं, उनका भी ग्रो होता है, कौन, इसमें, बॉयज़ में। एंड दिस बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हेयर ग्रो अंडर आर्म्स एंड इन द रीजन एबव द थाई ऑन द प्यूबिक रीजन। अब कई अलग अलग जगह है जहाँ पर हेयर की ग्रोथ होती है बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में, ठीक है।
बोथ बूझो एंड पहेली विश टू नो व्हाट इनिशिएट चेंजेस एट पुबर्टी। अच्छा, बूझो एंड पहेली ऐसा चाह रहे हैं, मतलब विश कर रहे हैं, विश जानने की चाह रहे हैं कि क्या सबसे पहले शुरुआत में चेंजेस होता है पुबर्टी में। सो द चेंजेस विच अकर एट द एडोलेसेंस आर कंट्रोल बाय हॉर्मोन्स। ये जो चेंजेस होती है ना, एडोलेसेंस क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं हॉर्मोन्स को। अब हॉर्मोन्स क्या होते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, 2 मिनट। The changes which occur at adolescence are controlled by hormones, and the hormones are chemical substance that are secretion from endocrine gland। जो hormones होता है ये chemical substance होता है जो कि क्या कौन secrete करता है, endocrine gland से ये secrete होते हैं, और हम इसे कहते हैं endocrine system भी कहते हैं, ठीक है। एंड द मेल हॉर्मोन्स आर टेस्टोस्टेरोन। मेल हार्मोन या फिर हम उसे टेस्टोस्टेरोन भी कह सकते हैं। बिगिंस टू बी रिलीज द टेस्टिस एट ऑनसेट ऑफ पुबर्टी। पुबर्टी के दौरान टेस्टिस से क्या होते हैं, एक हार्मोन्स होता है, या तो मेल हार्मोन्स कह सकते हो तो टेस्टोस्टेरोन कह सकते हो, उसमें से रिलीज होता है टेस्टिस, ठीक है। दिस कॉजेज चेंजेस इन बॉयज अबाउट विच यू जस्ट लर्न। फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, जब हमारी बियर्ड आने लगती है, मुस्टॉच, जब फेशियल हेयर आते हैं। वंस पुबर्टी इज रीच्ड इन गर्ल्स, ओवरीज बिगिंस टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन्स। अब जो ओवरी होती है क्या प्रोड्यूस करती है, फीमेल हार्मोन, या तो फिर हम उसे कहते हैं एस्ट्रोजन भी कह सकते हैं, ठीक है। विच मेक्स द ब्रीस्ट डेवलपमेंट, वो क्या करती हैं, ब्रीस्ट डेवलप करती हैं, ब्रीस्ट डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। क्या करती हैं, मिल्क जो होता है सेक्रेट, मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड। अच्छा, ऐसा जो ग्लैंड्स होता है जो कि मिल्क को सेक्रेट करता है वो कौन होता है, मेमोरी ग्लैंड। डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के अंदर डेवलप कौन करता है, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हॉर्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंदर हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। जो ये सब कंट्रोल करता है, दूसरे हार्मोन्स में भी सेक्रेट करता है, या तो एंडोक्राइन ग्लैंड से, वो उसे हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम पढ़ेंगे कि रोल ऑफ रोल ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। अब हम पढ़ेंगे हार्मोन का क्या रोल होता है जब रिप्रोडक्टिव फंक्शन में शुरुआत में होता है, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन्स, इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, हार्मोन्स को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है, इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट ऑफ द टारगेट साइट। क्या होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, इसमें ब्लड स्ट्रीम में, ताकि वो पहुंच सके पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, टारगेट साइट कहते हैं। द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन्स। अब ये जो टारगेट साइट रहता है ये हार्मोन्स को रिस्पॉन्ड करता है। देयर आर मैनी इंडोक्राइन ग्लैंड एट और डस्टलेस ग्लैंड इन द बॉडी। अब देखो कई सारे इंडोक्राइन ग्लैंड रहते हैं, या हम उसे एक और नाम पर कहते हैं डस्टलेस ग्लैंड, हमारे बॉडी के में, ठीक है। द टेस्टिस एंड ओवरी सेक्रेट सेक्स हार्मोन्स। जो टेस्टिस होता है और जो ओवरी होता है ना, ये क्या कौन सा हार्मोन सेक्रेट करते हैं, सेक्स हार्मोन्स करते हैं सेक्रेट। यू हैव जस्ट लर्न दैट दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब आपने पढ़ा है कि अभी जस्ट पढ़ा है कि जो हार्मोन्स होते हैं ना, ये जो दीज हार्मोन्स होते हैं जो मेल एंड फीमेल्स में होते हैं, ये एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं। फर्दर द सिक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो सिक्स हार्मोन्स होते हैं ये किसके अंडर कंट्रोल होते हैं, हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। द पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट मैनी हार्मोन्स। ये जो पिट्यूटरी सेक्रेट करता है कई सारे हार्मोन्स को, वन ऑफ विच मेक ओवा मैच्योर इन द ओवरीज एंड स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस। और एक ये क्या करता है, ये देखो पिट्यूटरी क्या सेक्रेट करता है, मैनी हार्मोन्स को सेक्रेट करता है। एक जैसे हम कह सकते हैं ओवा जो होता है वो जो मैच्योर होता है कहाँ से, ओवरीज में, एंड जो स्पर्म कहाँ फॉर्म होता है, टेस्टिस में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एरो जब बना गया है। हार्मोन्स, 1 मिनट। Hormones from pituitary stimulate testes and ovaries to release testosterone in male and estrogen in female। जो हार्मोन्स होता है जहाँ से पिट्यूटरी स्टिमुलेट होते हैं, टेस्टिस एंड जो ओवरी होता है वो रिलीज क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन मेल में करता है और
एस्ट्रोजन फीमेल में करता है, ठीक है। फिर रिलीज होते हैं ब्लड स्ट्रीम में एंड सारे बॉडी पार्ट में जाते हैं और उसे कहते हैं टारगेट साइट। पूछ सकता है टारगेट साइट किसे कहते हैं, तो क्या करना है, जब भी बॉडी पार्ट में, कई सारे बॉडी पार्ट में जब ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं तो उसे कहते हैं टारगेट साइट। स्टिमुलेट चेंजेस इन बॉडी एट ऑनसेट ऑफ पुबर्टी। ये थोड़ी पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहली एंड बूजो हैव नाउ वन मिनट। सो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, ठीक है। अब एडोलेसेंस बिकम्स, वन मिनट, adolescents become capable of reproduction when their testes and ovaries begins to produce gamete। एडोलेसेंस क्या होता है, जब वो कैपेबल कब होता है, जब रिप्रोडक्शन होता है, कब, जब टेस्टिस और ओवरीज गैमेट प्रोड्यूस करने लगती हैं, ठीक है। द कैपेसिटी फॉर मेंस्ट्रुएशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट लास्ट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स देन इन फीमेल्स। In females, the reproductive phase of life begins at puberty। फीमेल में जो होता है रिप्रोडक्टिव फेज कब आता है, जब पुबर्टी स्टार्ट होती है, ठीक है। 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज एंड जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स। अब उनको रिप्रोडक्टिव फेज कब तक रहता है, 10 साल से 12 साल से स्टार्ट हो जाता है एंड 45 से 50 साल तक रहता है, ठीक है। एंड द ओवा बिगिनस टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी। ये जो ओवा रहता है ना, ये मैच्योर की शुरुआत हो जाती है, मैच्योर की, ठीक है। पुबर्टी ऑनसेट, ठीक है। एंड वन ओवम मैच्योर्स एंड इज रिलीज्ड वन ऑफ द ओवरीज वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। ये सब पेपर में आ सकते हैं कि जो एक ओवम रहता है वो कब मैच्योर होता है, जब वो रिलीज कब होता है, जब एक ओवरीज जो रहती है वो एक बार कम से कम 28 से 30 दिन में एक बार रिलीज हो जाती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ यूट्रस बिकम थिक। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ यूट्रस बिकम थिक सो एज टू रिसीव द एग। अच्छा, इसी पीरियड में क्या होता है, जो यूट्रस की जो वॉल होती है वो बहुत ही थिक हो जाती है, तो जो एग होता है ना वो रिसीव करता है, ठीक है। इन केस फर्टिलाइज एंड बिगिंस टू डेवलप। अगर वो फर्टिलाइज हो गया है तो वो डेवलप होने की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी। अब यही रिजल्ट प्रेगनेंसी का पार्ट होता है। इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अगर्स, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, देखो फर्टिलाइजेशन अगर होगा तभी प्रेग्नेंट होगा कोई। अगर फर्टिलाइजर इन क्या वो लिखा है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर प्रेग्नेंट नहीं होता है। तो फर्टिलाइजर डज नॉट अगर, द रिलीज्ड एग एंड द थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस along with his blood vessels and shed off। अगर जो यूट्रस होता है अगर वो थिकेंड लाइनिंग का होता है और जो ब्लड वेसल्स रहती है उसमें से शेड ऑफ हो जाता है। फिर समझाता हूँ, ठीक है, एक बार ध्यान समझिएगा। जो ओवम रहता है वो क्या होता है, वो जब मैच्योर हो जाता है तो एक बार 28 से 30 दिन में एक बार रिलीज हो जाता है ओवरेज, ठीक है। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल, वन मिनट, ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ यूट्रस, इसी पीरियड में जो यूट्रस की जो वॉल होती है, ठीक है, जो वॉल होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ही थिक हो जाती है, बहुत ही मोटी हो जाती है, ठीक है, बहुत ही थिक हो जाती है। सो एज टू रिसीव द एग, तो ये क्या करती है, एग को रिसीव करती है, ठीक है। इन केस इट इज फर्टिलाइज, अगर किसी भी केस में अगर ये एग होता है जो फर्टिलाइज हो जाता है, अगर वो फिर डेवलप होने की शुरुआत में होता है, हम इसी को प्रेगनेंसी नाम देते हैं, ठीक है। इफ़ फर्टिलाइजर इज नॉट अगर फर्टिलाइजर नहीं होता है तो जो एग होता है वो रिलीज हो जाता है। कैसे होता है एग रिलीज, थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस में थिक लाइनिंग होती है, उसके साथ वो ब्लड वेसल्स में शेड ऑफ हो जाता है, ठीक है। दिस कॉज
दिस कॉज ब्लीडिंग इन वुमेन विच इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। अब यही क्या होता है, वुमेन्स में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, ब्लड निकलते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, सॉरी। ठीक है, फिर से मैं समझा दूं, थोड़ी सी बस मैं आधा लास्ट पार्ट समझाता हूँ। ठीक है, देखो प्रेगनेंसी तो आप समझ लिए कि जब फर्टिलाइज हो जाता है और जब डेवलप होने की शुरुआत में होता है तो हम उसे कहते हैं प्रेगनेंसी। एंड अगर वो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, अगर वो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है इन केस, देन वो क्या करता है, एक यूट्रस की एक थिकेड लाइनिंग होती है, उसके थ्रू एक रिलीज हो जाता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स अलॉन्ग विथ ब्लड वेसल के साथ रिलीज हो जाता है, शेड ऑफ हो जाता है। एंड इसी को क्या होता है, जिसको यही कारण बनता है वुमेन्स में ब्लीडिंग जब होती है, तो हम इसी को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन अकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। मेंस्ट्रुएशन कब से कब तक, मतलब कब तक में होता है, तो 28 से 30 दिनों में एक बार हो जाता है। ठीक है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिंस एट पुबर्टी एट द टर्म मिनार्के। जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन फ्लो कब होता है, जब पुबर्टी की शुरुआत होती है, हम इसी को एक नाम देते हैं, एक टर्म देते हैं, मिनार्के। ठीक है, एट 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। जब 45 से 50 साल तक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। ठीक है, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म मीनोपॉज। जब ये स्टॉप हो जाता है, मतलब मेंस्ट्रुएशन में स्टॉप आ जाता है, तो हम इसी को एक नाम इसको एक टर्म बोलते हैं, मीनोपॉज। इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल मे बी इरेगुलर। क्या देखा गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो हमेशा इरेगुलर रहता है, रेगुलर नहीं होता है। ठीक है, इट टेक सम टाइम टू बिकम रेगुलर, कभी कभी ये रेगुलर भी हो जाता है। पहली सेज दैट द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ वुमेन लास्ट फ्रॉम मिनार्के टू मीनोपॉज, इज शी राइट? क्या ये सही है कि जो वुमेन्स का जो लास्ट फेज होता है, कहाँ से कहाँ तक, मिनार्के से मीनोपॉज। अब देखो दो वर्ड है, मिनार्के एंड मीनोपॉज, आपको पता होना चाहिए, अभी मैं समझाया हूँ। तो मिनार्के क्या होता है, एक मिनट। सो मिनार्के क्या होता है, देखो मिनार्के क्या होता है, अरे यार अभी समझाया हूँ। मिनार्के क्या होता है, जब हम पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, जब पुबर्टी की शुरुआत होती है, तो हम उसे कहते हैं मिनार्के। एंड जब वो 45 से 50 साल तक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, तो स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन को एक नाम देते हैं मीनोपॉज। ठीक है, तो इसके बीच का जो समय होता है, क्या ये सही है, ये पूछा गया है। अब बात बहुत ध्यान सुनना, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल बाय हार्मोन्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल कैसे होती है, बाय हार्मोन्स। द साइकिल इंक्लूड्स द maturation of the egg and its release, thickening of uterine wall and its breakdown if pregnancy does not occur। क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कंट्रोल होता है हार्मोन से, और ये जो साइकिल होता है वो मैचुरेशन ऑफ द एग में इंक्लूड रहता है। और ये इट्स रिलीज, अगर ये रिलीज हो जाता है तो जो यूट्रीन वॉल जो थिकन रहती है। ठीक है, एंड इट्स ब्रेक डाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अगर, अगर प्रेगनेंसी नहीं होता है तो ये ब्रेक डाउन हो जाती है। तो इन केस द एग इज फर्टिलाइज, इट बिगिंस टू डिवाइड एंड देन गेट्स एम्बेडेड टू यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ योर एनी एंड। ठीक है, इन केस अगर एग जो होता है फर्टिलाइज हो जाता है, तो वो क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है एंड देन गेट्स एम्बेडेड इन द यूट्रस। यूट्रस में क्या होता है, डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है अगर एक फर्टिलाइज हो गया है। और अगर एक फर्टिलाइज नहीं हुआ है, दोनों चीज़ समझ लो, अगर एक फर्टिलाइज हुआ है तो क्या होगा, एक अगर फर्टिलाइज हुआ है तो क्या होगा, अगर एक फर्टिलाइज हुआ है तो यूट्रस में डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, तो इसी को हम प्रेगनेंसी नाम देते हैं। अगर एक फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो फिर क्या होगा, जब एक फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो यूट्रस की जो थिक वॉल रहती है उसके थ्रू ब्लड वेसल के साथ वो बाहर निकल जाता है, शेड ऑफ हो जाता है। दो चीज़ समझ गए, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो, हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। अब यार ये कैसे होता है, बेबी को डिटरमाइन करना कैसे हो जाता है। तो आई हर्ड माई मदर एंड माई आंट टॉकिंग, देखो क्या लिखा है, आई हर्ड माई मदर एंड आंट टॉकिंग अबाउट माई कजन्स एंड हु इज़ गोइंग टू हैव अ बेबी, जो कि बेबी हो गया है। ठीक है, एंड दे वर डिस्कसिंग वेदर शी वुड गिव बर्थ टू अ बॉय और अ गर्ल। ये किसके बारे में डिस्कस कर रही थी कि यार किसका जन्म होगा, बॉय का कि गर्ल का। आई वंडर व्हाट मेक्स द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप आइदर इनटू अ बॉय और अ गर्ल। अब देखो बॉय और गर्ल का क्या काम है, मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ,
बहुत प्यारी चीज़ है। फिर मैं इसको समझाता हूँ। नहीं, ये टॉपिक पढ़ लेते बॉयज़ एंड गर्ल का, फिर मैं आपको समझाता हूँ। बहुत प्यारी चीज़ है, ठीक है, वो पेपर में आ सकती है। आपको समझाना पड़ेगा, आपको लिख के आना है, ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा। इनसाइड द फर्टिलाइज एग और जाइगोट इज द इंस्ट्रक्शन और फॉर डिटरमाइनिंग द एग, सॉरी, फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। अगर हमें डिटरमाइन करना है, पहचानना है कि कौन बेबी का कौन सेक्स है, तो हमें ये कैसे पहचानना पड़ेगा? दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है कॉल्ड क्रोमोसोम्स, हम उसे कहते हैं क्रोमोसोम्स इन द फर्टिलाइज एग। अगर वो एक, जब वो फर्टिलाइज एग में होता है, ठीक है, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इन ऑफ एवरी सेल्स। क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। देखो 9th में पढ़ोगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, आपको उसमें सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी आपको बस सुनते रहना है, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और ये हर सेल में प्रेजेंट होता है। मतलब हमारी जो बॉडी है, मतलब जो हमारी बॉडी है वो अनगिनत सेल से बनी हुई है, तो हर सेल में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। सभी ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल, ठीक है। 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दीज आर 6 क्रोमोसोम्स नेम्ड एक्स एंड वाई। A female has two X chromosomes, and when a male have one X and one Y chromosomes. The gamete, egg and sperm have only one set of chromosomes. The unfertilized egg always has X chromosome. अच्छा, मैं ये सब समझा देता हूँ, आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा, सुनना आप बात ध्यान से, ठीक है। अब आप बात ध्यान से बहुत सुनना, ठीक है, बहुत ध्यान सुनना। मान लो ये है फीमेल एंड ये है मेल, ठीक है। फीमेल के पास होता है एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स। 1 मिनट। फीमेल के पास होता है एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स, मेल के पास होता है एक्स और वाई क्रोमोसोम्स। ध्यान सुनना, बॉय एंड गर्ल्स को कैसे होगा, मतलब कैसे पहचानेंगे, ठीक है, या तो कैसे होगा ये। फीमेल के पास क्या होता है? एक्स एस क्रोमोसोम्स, और मेल के पास होता है एक्स और वाई क्रोमोसोम्स। अब मैं बोल रहा हूँ आपको, जो 6 क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें क्या होते हैं? आधे लिए जाते हैं। मतलब अगर 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं तो इसमें सिर्फ आधे लिए जाएंगे, मतलब 1 एक्स क्रोमोसोम्स लिए जाएंगे फीमेल की ओर से, ठीक है, ठीक है। एंड अब मेल के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम्स हैं तो आधे ले ही जाएंगे, ठीक है। ये बात जान लो कि यार हर सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब हर सेल न्यूक्लियस होते हैं तो हर सेल में क्रोमोसोम्स भी होंगे। तो जब हर सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन सिर्फ 6 क्रोमोसोम्स में जो हमारी 6 मतलब रिप्रोडक्शन वाला जो पार्ट होता है, वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें सिर्फ आधे क्रोमोसोम्स लिए जाते हैं, ठीक है। तो फीमेल का जो 6 क्रोमोसोम्स है एक्स एक्स है, तो यही एक्स, तो एक एक्स लिया जाएगा। ऐसे ही जो मेल का जो 6 क्रोमोसोम्स है वो एक्स और वाई है, तो एक्स आधा ली जाएगा और वाई भी आधा लिया जाएगा, मतलब ये भी एक्स एंड वाई ले जाएगा, ठीक है। बात ध्यान सुन रहे हो? तो इनका मिक्स होगा। और जब अगर ये वाला जो एक्स क्रोमोसोम्स है फीमेल का और मेल का एक्स क्रोमोसोम अगर मिल जाते हैं तो यही हो जाता है, कौन होता है? गर्ल, मतलब बेबी होती है। कौन सी बेबी? बॉय या गर्ल? गर्ल हो जाती है। लेकिन अगर एक्स और वाई होता है तो फिर बॉय होता है। ये बात को बड़े ध्यान समझिएगा। अगर फीमेल का जो एक्सेस क्रोमोसोम्स है और मेल के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। तो भाई सेक्स क्रोमोसोम्स आधे ही लिए जाते हैं, तो एक्स एक्स क्रोमोसोम आधे लिए जाएंगे, तो एक्स 2 एक्स है तो 1 एक्स लिया जाएगा। ऐसे ही मेल में एक्स और वाई लिए जाते हैं, सुनना बात ध्यान से, तो एक आधा एक्स लिया जाएगा आधा वाई लिया जाएगा। तो अगर लेट सपोज अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं
एक्स एक्स क्रोमोजोम्स, तो ये गर्ल्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, और अगर एक्स और वाई क्रोमोजोम्स होते हैं तो ये बॉयज़ की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो अगर ये वाला फीमेल का एक्स क्रोमोजोम्स और मेल का एक्स क्रोमोजोम अगर मिलता है तो वो क्या होता है, गर्ल्स हो जाएंगी, और अगर गर्ल हो जाएंगी, और अगर फीमेल का जो एक्स क्रोमोजोम्स है, अगर मेल का वाई क्रोमोजोम्स मिलता है तो क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ था ना, तो देखो 2 क्रोमोजोम्स आउट ऑफ दीज 6 क्रोमोजोम्स नेम्ड एक्स एंड वाई, तो द फीमेल हैव 2 एक्स एक्स क्रोमोजोम्स, दोनों एक्स ही होते हैं, ठीक है। वाई द मेल हैज़ अ 1 एक्स एंड 1 वाई, मेल में ऐसा नहीं होता, मेल में एक एक्स होता है और एक वाई होता है। द गैमेट एग और स्पर्म हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोजोम्स, क्या जो एग और स्पर्म होते हैं वो सिर्फ एक ही सेट का क्रोमोजोम्स ले सकते हैं। जैसे ये एक्स है तो एक्स ले सकता है, दोनों को साथ में लेगा, एक्स वाई को नहीं ले सकता है। फीमेल का एक्स क्रोमोजोम्स मेल का एक्स वाई क्रोमोजोम्स नहीं ले सकता है, मेल का कोई एक ही क्रोमोजोम्स लेगा, एक्स लेगा तो वाई लेगा, ये कह रहा है। हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोजोम। द अनफर्टिलाइज्ड एग हैव 1 एक्स क्रोमोजोम्स। जो देखो अनफर्टिलाइज एग होगा वो सिर्फ क्या होगा, उसके पास क्या होगा, एक्स क्रोमोजोम से सिर्फ होगा। लेकिन स्पर्म ऑफ 2 काइंड, जो स्पर्म होता है 2 तरह का होता है, 1 काइंड हैज एक्स क्रोमोजोम्स, अदर काइंड हैज वाई क्रोमोजोम्स। तो वे ना स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोजोम्स, अगर जो स्पर्म होता है अगर वो एक्स क्रोमोजोम्स में कंटेन होता है तो फर्टिलाइज द एग एंड द जाइगोट वुड बी 2 एक्स क्रोमोजोम्स एंड डेवलप इनटू अ फीमेल चाइल्ड। मैं आपको समझा दिया ना, क्या बोल रहा है ये कि जो स्पर्म होता है अगर वो एक्स क्रोमोजोम्स में आकर बैठ गया है तो ये फर्टिलाइज होगा, क्या करेगा, तो सिर्फ ये 2 एक्स एक्स क्रोमोजोम्स निकाल देगा, मतलब जो वो फीमेल होगी चाइल्ड, ठीक है। और अगर स्पर्म कंट्रीब्यूट क्या करता है, वाई क्रोमोजोम्स जाकर एग में होता है, एग में जाता है ना, तो वो फर्टिलाइजेशन होके वो जाइगोट विल बी डेवलप एज इनटू मेल चाइल्ड। तो अगर फीमेल का एक्स क्रोमोजोम्स मेल का एक्स क्रोमोजोम्स मिल जाएगा तो फीमेल हो जाएंगी, फीमेल चाइल्ड हो जाएगा। और अगर फीमेल का एक्स क्रोमोजोम्स मेल का वाई क्रोमोजोम्स मिलता है तो वो बॉय चाइल्ड होता है। ये बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखो स्पर्म है, ये दोनों स्पर्म ही है, ठीक है। इसमें एक वाई में एक एक्स है। अगर एक्स और एक्स दोनों क्रोमोजोम, अगर इसका भी एक्स और इसका भी एक्स मिलेगा, मतलब मदर का भी एक्स मिल रहा है और मेल का भी एक्स मिल रहा है, तो दोनों का मिला के एक्स एक्स होगा तो फीमेल हो जाएगी। तो ऐसे आपको समझना है, ठीक है। मैं आपको आई होप कि आपको समझा दिया होगा, क्योंकि यार मैं बहुत समझाया, ठीक है। हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स, अगर हार्मोन्स दूसरे कैसे होते हैं सेक्स हार्मोन्स के अदर, तो देखो पिक्चर में देखते हैं समझ में आएगा। And ovaries to produce their hormones, you have already learned that the pituitary gland is an endocrine gland. It is attached to a brain. बिल्कुल सही है। जो endocrine pituitary है कहाँ attached है, brain में attached है। Apart from the pituitary, the testis and the ovaries, there are the other endocrine glands in the body such as thyroid, pancreas and क्या लिखा है, adrenal, ठीक है। देखो ब्रेन में क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पर क्या होता है, थायराइड ग्लैंड, एंड पेनक्रियाज में क्या होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे ग्लैंड होते हैं, ठीक है। बूजो एंड पहेली हैड वंस विजिटेड देयर आंट एंड हु वाज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर थी। बूजो एंड पहेली क्या करते हैं, एक बार वो अपने आंट के यहाँ विजिट करते हैं और वो थी डॉक्टर। एंड द रिमेंबर दैट अ बॉय नेम्ड काका, जो उनके जो बॉय का लड़के का नाम था वो उनका नाम था काका, हैड अ वेरी बिग एंड बल्जिंग थ्रोट, उनको वो क्या था, बिग था, बड़ा था और बल्जिंग थ्रोट था। देयर आंट हैड टोल्ड दैट काका वॉज सफरिंग अ गॉइटर, बहुत मतलब मोटा सा था उनका थ्रोट, मतलब बल्जिंग सा थ्रोट था, ठीक है। तो उनकी जो आंट थी वो कहती हैं काका के बारे में कि वो सफरिंग किससे कर रहा है, गॉइटर से कर रहा है। तो डिसीज ऑफ द डिसीज ऑफ द थायराइड ग्लैंड
काका थायराइड ग्लैंड वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन्स थायरोक्सिन। अब देखो गॉइटर कब हुआ, कैसे हुआ, गॉइटर कब होता है, गॉइटर तब होता है, काका को गॉइटर क्यों हुआ, काका को गॉइटर इसलिए हुआ क्योंकि उसके पास थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा था थायरोक्साइन, ठीक है, इस वजह से हुआ। इधर देखो, देयर आंट ऑल्सो टोल्ड देम दैट देयर अंकल वॉज सफरिंग डायबिटीज़। अब उनकी जो आंट कहती हैं, जो अंकल हैं वो डायबिटीज़ सफ़र कर रहे हैं, बिकॉज इज पेनक्रियाज वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन इंसुलिन। अब देखो वो डायबिटीज़ से क्यों सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जो उनका पेनक्रियाज है वो क्या प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। दो चीज़ है, गॉइटर कब होता है, जब थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं होते, और डायबिटीज़ कब होता है, शुगर कब होता है, जब पेनक्रियाज में इंसुलिन नहीं होता, मतलब प्रोड्यूस नहीं होता इंसुलिन इनसफिशिएंट क्वांटिटीज, ठीक है। बूझो एंड पहेली देन आस्क्ड देयर आंट अबाउट द बूझो एंड पहेली देन आस्क्ड देयर आंट अबाउट द एड्रिनल ग्लैंड। अब वो बूझो एंड पहेली क्या पूछते हैं उनकी आंट से, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पूछते हैं, विच आर ऑल्सो शोन इन द चार्ट हंग ऑन द वॉल ऑफ अ क्लिनिक। द aunt told them adrenal gland secrete hormones। एड्रिनल ग्लैंड क्या करती हैं, हॉर्मोन्स को सेक्रेट करती हैं, विच मेंटेन द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस ऑन द ब्लड। वो क्या मेंटेन करते हैं, वो क्या मेंटेन करते हैं, सॉल्ट बैलेंस मेंटेन करते हैं, कहाँ, बॉडी में। एड्रिनल ग्लैंड ऑल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन एड्रेनालाइन। एड्रिनल ग्लैंड क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ऐसा हार्मोन, कौन सा हार्मोन, एड्रेनालाइन, ठीक है। It helps the body to adjust to its stress when one is very angry, embarrassed or worried. Thyroid and adrenal secrete their hormones when they receive order from pituitary through its hormone. Pituitary also secrete growth hormones, ठीक है, which is necessary to the normal growth of person। यही सब बातें हैं, ठीक है। Are there hormone in other animal also have any role to play reproduction? क्या लिखा है, आर देयर हार्मोन इन अदर एनिमल ऑल्सो। अगर ये जो हार्मोन्स हैं, जो एनिमल, अगर दूसरे एनिमल्स में क्या हैं, हैव दे एनी रोल टू प्ले रिप्रोडक्शन, क्या ये कोई रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन में। जो क्या लिखा हुआ है, एक टॉपिक है, रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग। अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि हार्मोन्स का रोल जो होता है पूरे कंप्लीटिंग ऑफ द लाइफ में, पूरी हिस्ट्री में, जो इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग पे है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग। हमने पढ़ा है, द टैडपोल पासिस थ्रू सर्टेन स्टेजेस टू बिकम अ फ्रॉग। जो टैडपोल होता है वो बहुत ही पास होता है सर्टेन स्टेजेस से, तभी वो बनता है फ्रॉग। एंड दिस चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट, यही चेंज क्या करता है, कहाँ से करता है, लार्वा से लेकर एडल्ट तक करता है, और इसे हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन। जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो इंसेक्ट में कंट्रोल कैसे होता है, इंसेक्ट हार्मोन से। इन अ फ्रॉग इट इज कंट्रोल बाय थायरोक्साइन। फ्रॉग में कैसे कंट्रोल होता है, थायरोक्सिन से। एंड द हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायराइड, जब हार्मोन से करते हैं, थायराइड प्रोड्यूस करते हैं, तो थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। If the water in which the tadpoles are growing does not contain sufficient iodine, अगर जो वाटर जो होता है, अगर वो टेडपोल्स अगर ग्रो हो रहा है अच्छे से, कंटेन सफिशिएंट आयोडीन नहीं कंटेन कर पा रहा है, तो टेडपोल कैन नॉट बिकम्स एडल्ट। तो टेडपोल जो होते हैं वो एडल्ट नहीं बन पाते हैं, ठीक है। If people do have enough iodine in their diet, will they get goiter caused by lack of thyroxine? क्या अगर पीपल जो होते हैं, अगर उनको अच्छे से इनफ आयोडीन नहीं मिल पाता उनकी डाइट में, सो क्या उनको गॉइटर हो जाता है लैक ऑफ थायरोक्सिन की वजह से। तो ये पूछा गया है। अब देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ते हैं, ठीक है। द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल्स इज रिगार्डेड एज द इंडिविजुअल्स हेल्थ, ठीक है। जो फिजिकल और मेंटल वेलबींग होती है
वो इंडिविजुअल्स इज रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल्स हेल्थ, अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है। टू कीप द बॉडी हेल्दी, अगर हमें अपनी बॉडी को हेल्दी करना है तो एवरी ह्यूमन बींग्स एट एनी एज, किसी भी एज में हमें क्या जरूरत होती है, बैलेंस डाइट की जरूरत होती है। अगर किसी को भी अपनी बॉडी हेल्दी करना है तो किसी भी एज में हमें अपनी डाइट को बैलेंस करना चाहिए। एंड द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब और हमें इसमें भी ध्यान देना चाहिए, किस में ध्यान देना चाहिए, हाइजीन में, सुरक्षा में, मतलब स्वच्छता में ध्यान देना चाहिए। एंड अंडरटेक एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज, हमें फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें हमेशा मात्रा में हमेशा फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। ड्यूरिंग एडोलेसेंस हाउएवर दिस बिकम्स इवन मोर इसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोइंग, हमें जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे एडोलेसेंस के पीरियड में तो ये बहुत मदद करता है हमारी बॉडी को ग्रो हेल्दी करने में, ये सब मदद करता है, ठीक है। न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलेसेंस, एडोलेसेंट में क्या ऐसी न्यूट्रिशनल नीड्स होती, क्या ज़रूरत होती है। एडोलेसेंस इज़ अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एडोलेसेंस एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत ही रैपिड ग्रोथ होती है, मतलब बहुत जल्दी ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है। हिंस द डाइट फॉर एन एडोलेसेंट हैड टू बी केयरफुल प्लान्ड, जो एडोलेसेंस का समय होता है हमें बहुत ही केयरफुली प्लान्ड होना चाहिए एडोलेसेंस वाला समय। यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट अ बैलेंस डाइट, आपको पता है कि बैलेंस डाइट क्या होता है। रिकॉल दैट अ बैलेंस डाइट मीन्स द मील इंक्लूडिंग प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वाइटमिन्स इन रिक्विसाइड प्रोपोर्शन। अब देखो बैलेंस डाइट होती क्या है, अच्छे से खाना खाना, सुबह दोपहर शाम, यही सब तो होता है बैलेंस डाइट। उसमें जो भी, अब देखो खाना खाना, बर्गर पिज्ज़ा भी होता है खाना में, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें हमें देखना है कि इस खाने से कितना प्रोटीन मिल रहा है, इस खाने से कितना कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, इस खाने से कितना फैट मिल रहा है, इस खाने से कितना विटामिन मिल रहा है, ये सब देखते हुए हमें बैलेंस डाइट करनी चाहिए। आवर इंडियन मील्स रोटी राइस दाल पल्सेस एंड वेजिटेबल इन बैलेंस डाइट। अब देखो हमारी जो इंडियन मील होती है, भारतीय खाने होते हैं, उसमें रोटी दाल चावल सब्जी हरी सब्जी आ जाती है, तो ये सब हमें खाना चाहिए, ठीक है, बजाय उल्टी सीधी। मिल्क इज अ बैलेंस्ड फूड इन इटसेल्फ, हमें दूध भी पीना चाहिए क्योंकि वो भी हमारे लिए प्रोटीन होता है उसमें, मतलब कई सारे होते हैं चीज़ें जो कि मिल्क से हमें हमारी बॉडी में मिलते हैं। फ्रूट ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट, देखो जो फल फ्रूट होता है वो भी हमारे बॉडी में नरिशमेंट देता है, ठीक है। एंड फॉर इन्फेंट्स मदर्स मिल्क प्रोवाइड ऑल द नरिशमेंट दैट दे नीड्स, और जो मदर्स मिल्क होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो पूरी ही की पूरी नरिशमेंट फुलफिल कर लेता है, ठीक है, जितनी ज़रूरत होती है। Iron builds blood and iron rich food such as leafy vegetable, jaggery, meat, citrus, Indian gooseberry, आंवला are good for adolescent। हमारे एडोलेसेंट पीरियड में मीट, हरी सब्जियां, गुड़, जैगरी को गुड़ कहते हैं, एंड इंडियन गूसबेरी, आंवला हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, मतलब हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, तो हमें खाना चाहिए। अब जो नॉन वेजिटेरियन है वो खा सकते हैं, जो वेजिटेरियन है वो लीफी वेजिटेबल खा सकते हैं, मीट को छोड़कर सब खा सकते हो, आंवला भी खा सकते हो, तो आपकी जैसी मर्जी। चेक आइटम्स फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील, चेक करिए कि हम लंच और डिनर में हमें क्या खाना है, ठीक है। इन इज़ द मील बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस, ठीक है, क्या ये जो हम खा रहे हैं लंच और डिनर में, क्या ये जो मील होगी हमारी, मील मतलब जो टाइम होता है, जैसे ब्रेकफास्ट की जो मील हुई, लंच की जो मील हुई, ये सब मील में आता है, ठीक है। डज इट इंक्लूड सीरियल्स गिव एनर्जी एंड मिल्क मीट नट्स एंड पल्सेस विच प्रोवाइड प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ, क्या जो तुम लंच और डिनर कर रहे हो क्या इसमें सीरियल्स हैं, क्या ये एनर्जी दे रहे हैं, क्या ये मिल्क है, इसमें क्या मीट है, क्या नट्स हैं, क्या पल्सेस हैं, तो ये सब क्या करती हैं, हमें प्रोटीन प्रोवाइड करती है ग्रोथ के लिए, तो ये सब हमें खाना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो डज इट इंक्लूड्स फैट एंड शुगर दैट गिव एनर्जी, हमें फैट्स भी थोड़ी सी लेना चाहिए एंड शुगर भी लेनी चाहिए क्योंकि हमें शुगर ही एनर्जी देती है, ठीक है। वॉट अबाउट फ्रूट एंड वेजिटेबल विच आर प्रोडक्टिव फूड, अब देखो फ्रूट और वेजिटेबल के बारे में क्या कहना है। चिप्स एंड पैकेट और टाइंड स्नैक्स,
through very tasty should never replace regular meals as they do not have adequate nutritional value. अगर चिप्स, ये जो पैकेट की चीज़ें आती हैं, ये नहीं खानी चाहिए क्योंकि हमारे लिए हार्मफुल है. अब देखो एक्टिविटी ये देख लेना. अब देखो पर्सनल हाइजीन के बारे में. हाइजीन मतलब होता है स्वच्छता. तो एवरीवन शुड हैव अ बाथ एटलीस्ट वंस एवरी डे. मतलब हमें दिन में एक बार तो हमें नहाना चाहिए. इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर्स बिकॉज द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स समटाइम मेक द बॉडी स्मेली. मतलब हमें दिन में एक बार नहाना चाहिए. क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़रूरत हो जाता है टीनेजर्स के लिए. सभी के लिए ज़रूरतमंद होता है लेकिन टीनेजर्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो स्वेट मतलब उनकी स्वेटिंग निकलती रहती है, भागते दौड़ते रहते हैं, काफ़ी उनकी बॉडी स्मेली हो जाती है. ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन्ड एवरी डे. हमें अपने बॉडी का सभी पार्ट हमेशा साफ रखना चाहिए और क्लीन रखना चाहिए हर दिन. If cleanliness is not maintained, there are chance of catching bacteria infection. अगर हम अपने बॉडी में स्वच्छता नहीं रखेंगे, हाइजीन के बारे में नहीं देखेंगे, मतलब हाइजीन की देखभाल नहीं करेंगे स्वच्छता की, तो हमारे बॉडी में क्या हो सकता है, चांस है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन पकड़ ले. ठीक है. गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनलीनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो. गर्ल्स को ध्यान देना चाहिए जब उनका मेंस्ट्रुअल फ्लो का टाइम होता है तो हमेशा क्लीन रखें, साफ रखें, यही सब है ना. दे शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन. बिल्कुल सही है. यूज सैनिटरी नैपकिन्स और क्लीन होममेड पैड्स. चेंज पैड्स फॉर एवरी 4 to 5 आवर एज पर द रिक्वायरमेंट. उन्हें क्या करना चाहिए, सैनिटरी नैपकिन्स और हमेशा साफ होममेड पैड्स इस्तेमाल करने चाहिए और चेंज करते रहना चाहिए पैड्स को एवरी 4 to 5 आवर्स पर रिक्वायरमेंट. ठीक है. अब देखो फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में बात की गई है. वॉकिंग एंड प्लेइंग इज फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी. हमें चलना चाहिए, खेलना चाहिए और खुली जगह पे. ठीक है, फ्रेश एयर में, क्योंकि वो क्या करती है, बॉडी को फिट रखती है और हेल्दी बनाती है हमारी बॉडी को. ठीक है. ऑल यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक्स एंड एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स. हमेशा बॉयज़ एंड गर्ल्स को हमेशा दौड़ना चाहिए, चलना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए. ठीक है. अब देखो क्या मिथ्स हैं, क्या टैबूज हैं, एंड डज नॉट डोंट. ठीक है. यू हैव टू लर्न देयर फ्रॉम द चैप्टर 6 दैट साइंटिफिक फैक्ट रिलेटेड टू ह्यूमन्स रिप्रोडक्शन. ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन. देयर आर मैनी रॉन्ग नोशंस विच यू शुड नॉट नाउ बी एबल टू डिस्कार्ड एज इन्फॉर्म एडोलेसेंट. इस आपको रीड कर लेना है. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मिथ एंड टैबूज रिगार्डिंग टू बॉडीली changes that adolescents experience. Some of these are given below and you can now argue why these are myths and not fact. आप आर्ग्यू कर सकते हैं क्या है myths. A girls become pregnant if she look at boys during menstruation. क्या होता है कि जो गर्ल्स होती हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं अगर वो बॉयज़ को देख लेती हैं मेंस्ट्रुएशन में. ऐसा पता नहीं, देख लीजिएगा, मैं पढ़ देता हूँ. ठीक है. द मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड. द गर्ल्स शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. ये सब आप देख लीजिएगा. ठीक है. तो आप क्या लिखा है, यू मे कम क्रॉस मैनी अदर मिथ्स एंड टैबूज, डिस्कार्ड देम. ठीक है, ये सब देख लीजिएगा. एडोलेसेंट प्रेगनेंसी आप रीड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है. कर लूँ क्या? ठीक है, कर देता हूँ. यू माइट बी नोइंग दैट आवर कंट्री पढ़िएगा. द लीगल एज ऑफ द मैरिज इज 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर्स ऑफ बॉयज़. जो लीगल एज है शादी करने की वो गर्ल्स के लिए 18 साल है और बॉयज़ के लिए 21 साल है. दिस इज़ बिकॉज टीनेज मदर आर नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली एंड फिजिकली फॉर मदरहुड. जो मदरहुड के लिए टीनेजर्स मदर्स होती हैं वो प्रिपेयर्ड नहीं होती है मेंटली एंड फिजिकली. अर्ली मैरिज एंड मदरहुड कॉज हेल्थ प्रॉब्लम इन द मदर एंड देयर
चाइल्ड। जो अर्ली मैरिज, जो जल्दी शादी हो जाती है जिसकी, तो मदरहुड में क्या कारण बनता है, हेल्थ प्रॉब्लम बन सकती है मदर में, एंड चाइल्ड को भी नुकसान हो सकता है। इट ऑल्सो curtails employment opportunity for the young women and may cause mental agony that is not ready for responsible for motherhood। जो कि अभी रेडी नहीं होती मदरहुड के लिए, उनको क्या करना रहता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रहती है, तो ये सब ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। इसलिए 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर्स ऑफ बॉयज़, इसे पढ़ते हैं। से नो टू ड्रग्स। Adolescence is a period of much activity in the body and mind which is not normal part of growing up। बिल्कुल सही है। जो हमारी बॉडी होती है और जो माइंड होती है एडोलेसेंस पीरियड में, वो क्या होती है, नॉर्मल होती है, पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। सो डू नॉट फील कन्फ्यूज और इनसिक्योर। सो आपको फील नहीं करना है, हमें फील नहीं करना है कन्फ्यूज और इनसिक्योर। इफ़ एनी बॉडी सजेस्ट दैट यू विल गेट रिलीव इफ़ यू टेक सम ड्रग्स, जस्ट से नो। अगर आपको कोई भी अगर आपको कोई भी सजेशन देता है कि यार थोड़ी सी राहत मिलेगी, ड्रग्स ले लो, तो आपको क्या कहना है, नो, अनलेस प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। बिना डॉक्टर की सहायता से हमें ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा कंसल्ट कर लेना चाहिए डॉक्टर से। ड्रग्स आर एडिक्टिव, मतलब ये एडिक्टिव है, ठीक है। इफ़ यू टेक देम वंस, एक बार अगर हम ले लिया एक बार, यू फील लाइक टेकिंग देम अगेन एंड अगेन, और हम फील करेंगे बार बार लेते ही रहें, ठीक है। दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन। अगर हमारे लंबे समय के लिए जो बॉडी होती है हमारे लिए नुकसान हो जाती है। दे रुइन हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये ख़त्म कर देती है हेल्थ को भी और हैप्पीनेस को भी। तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एड्स which is caused by dangerous virus HIV। This virus can pass on the normal person from an infected person or by sharing the syringes used for infecting drugs। It can also be transmitted to an infant from the infected mothers through their milk। बिल्कुल सही है। The virus can also transmitted through sexual contact with the person infected with HIV। तो ये सब ये सब हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये डेंजरस फॉर हेल्थ होता है, ठीक है, ये सब हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। और हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए एडोलेसेंस पीरियड में, ये सब हमने चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है, ठीक है। हमारा चैप्टर खत्म हुआ, एक बार ताली बजा दो। देखो क्वेश्चन क्या क्या है। एडोलेसेंस यार पूछ लिया है, मेंस्ट्रुएशन पूछ लिया, ये सब बताने वाली चीज़ है। अब मैं सब पढ़ा दिया हूँ ना, सेक्स हार्मोन्स क्या होता है, ये सब कुछ बताने वाली चीज़ है, सब पता है। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, ब्रेस्ट स्टार्ट डेवलपिंग, बॉडी वेट में इंक्रीज, हाइट इंक्रीज, सब कुछ बताने वाली चीज़ है। तो ये सब आपको पढ़ लेना है, ठीक है। चैप्टर हमारा कहाँ क्या हुआ, खत्म हुआ, ठीक है। सो बी रेडी फॉर प्रिपेयर। सो आपको क्वेश्चन आंसर देख लेने हैं, पेपर में आपसे बन जाएंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।